GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है और तमाम तर रुकावटों, अदालती में मुकदमा तो फिर यानी अफवाहों के बावजूद अब 8 फरवरी के इलेक्शन में 29 दिन रहते हैं। आज के दिन की जो बड़ी ख़बरें यानी आज और कल को जो डेवलपमेंट हुई हैं उसमें एक अहम बात जो बड़ी ख़बर बनी हुई है कि बरतानिया हाई कमिश्नर ने मियां नवाज़ शरीफ से मुलाकात की, जबकि अमरीकी सफ़ीर की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। और इसमें ख़ास बात यह है कि ये मामूल की मुलाकात होती तो जैसा कि होती हैं सियासतदानों की, लेकिन उसमें इलेक्शन के हवाले से ज़ोर दिया गया कि तमाम जमातें यानी उसमें ज़िक्र तहरीक इंसाफ़ी का होगा कि उनकी शमूलियत हो और इस तरह ऐसा लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसके लिए शायद अमरीकी बरतानवी सफ़ीरों ने भी अपना असर इस्तेमाल किया हो। ये भी सवाल आएगा कि सुफरा की ये जो मुलाकातें हैं क्या अंदरूनी सियासत में मदाखलत तो नहीं ठहराएंगी। फिर एक दूसरी बड़ी ख़बर अभी तक आपका इल्म है कि हफ्ते से ज़्यादा हो गया बानी तहरीक इंसाफ का इकोनॉमिस्ट में जो कॉलम है वो मुतनाज़ा बन गया है। इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल है वो तहरीक तर्जुमान के मुताबिक वो ख़ुद उन्होंने लिखा है और उसमें अभी तक अपने बयानिए पर डटे हुए हैं, जबकि निगरान मिनिस्टर का कहना है कि ये घोष आर्टिकल है। एक और अच्छी डेवलपमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ जो तवातुर से अदालतों में और अपने बयानों में और तकरीरों में कह रही थी उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, तो मैं देख रहा था कि कल जहाँ उनके सीनियर रहनुमा शामत कुरैशी, अलिया गंडापुर वगैरह को मिली, वहाँ साथ ही साथ आज की खबर यह है कि उस्मान डार की वालदा को भी मिल गया, फिर जो है शानदाना गुलजार और शहरयार आफरीदी जैसे मरकज़ी रहनुमाओं को भी टिकट मिल गया। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अली सरवर नकवी साहब का, इंतहाई सीनियर सीजन सिफारतकार हैं। शुक्रिया साहब। नकवी साहब, यानी ये जो सफ़ीर जो है मुलाकातें तो करते हैं पॉलिटिशियन से भी, सहाफ़ियों से भी, लेकिन उसमें साथ ये कि इसको आप कितनी अहमियत देते हैं, यानी पाकिस्तान के अलावा दीगर मुल्कों में भी इलेक्शन से पहले मिला जाए, फिर ये भी कहा जाए कि उन्होंने ये कहा कि तमाम जमातों को की शमूलियत ज़रूरी है। अब हर मुल्क की अपनी पॉलिटिक्स होती है, उसमें कुछ जमातों पर बैंड लगा होता है, कुछ जमातें कालादम होती हैं। इस पस मंज़र में आप क्या कहेंगे सफारतकारी के एतबार से इन दोनों बड़े सफारतकारों का बड़े लीडरों से मिलना, सॉरी टू से मुदाखलत वगैरह तो हम नहीं कह सकते ना। ये आपने अच्छा नुक्ता उठाया है। मेरा ख्याल है कि एक सतह पे तो सफारतकार और सुफरा वो मिल रहे होते हैं सियासी रहनुमाओं को, मुख्तलिफ तंजीमों के, मुख्तलिफ पार्टीज के जो भी रहनुमा हैं, वो एक सतह पे ये हो रहा होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये सफारतकारी का एक हिस्सा है कि आप उस मुल्क की सियासत और सियासत करने वालों के जो प्रैक्टिशनर्स ऑफ पॉलिटिक्स हैं उनसे आप राब्ता रखें। लेकिन ये बड़ा एक नाजुक मौका है। आपने खुद ही कहा, जो कि आप सही कह रहे हैं, कि 29 दिन रह गए हैं इलेक्शन को, तो इस वक्त कोई मुलाकात जो ये करते हैं तो वो जाहिर है सबके नज़र में आ जाती है और उसके ऊपर कई साराइयाँ भी होती हैं और कुछ और बातें होने लगती हैं कि क्या वजह है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो बरतानवी हाई कमिश्नर और अमेरिकन डोनाल्ड ब्लूम, उनको इस वक्त सबसे मिलना मुनासिब नहीं है। अच्छा। सिफारतकारी का ये एक पहलू है कि जब इलेक्शन करीब आता है तो वो अंदरूनी मुल्क की जो सियासत है उसको फुल प्ले देना चाहिए। एक तो ये, दूसरे ये लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट का भी स्पोक्समैन है उसने कहा है इंक्लूसिव होना चाहिए, हमारा इलेक्शन इंक्लूसिव एलिमेंट्स को रखे, जिसका एक इशारतन ये मकसद है कहने का कि पीटीआई को भी बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाए।
तो ये उनकी सोच है और वो ये समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए। हमारे यहाँ जो कोर्ट के प्रोसीजर्स हैं, जो हमारा सारा जो प्रोसेस चल रहा है, उसमें वो किस हद तक मुमकिन होगा वो वाज़ेह नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पार्टीज जिनके ऊपर पाबंदियां हैं या उनके नामजदगियों को रोका जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक ब्रेक की तरफ आऊं कि बहरहाल अब एक इंटरनेट में इसका स्लो होना, डाउन होना भी अब हमारे मीडिया का एक हिस्सा बन चुका है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। हमारे बड़े सीनियर सिफारतकार अली सरवर नकवी साहब से गुफ्तगू रही थी। अमेरिका में भी सफ़ीर रहे और मैंने उनसे ये सवाल किया कि इस मौके पर क्या इन पर्टिकुलरली दो हाई कमिश्नर्स का जो इन्फ्लुएंस करते हैं, दो बड़ी पार्टियों के सरबराहों से मिलना एक मामूल की बात थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जी तमाम जमातों की शमूलियत पर जोर दिया। लामहला तौर पर इस वक्त जो रुकावटें हैं ये समझा जाता है कि तहरीक इंसाफ में है। कुछ लोग बहुत सारी कालम जमातों के बारे में कह सकते हैं कि जनाब उनको भी मौका मिलना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है। पास्ट की तारीख देखें तो उसमें भी नेशनल पार्टी पर पाबंदी लगी थी, उस वक्त तो उसमें भी मुतालबा हो सकता था। यानी ये दुनिया के दूसरे वैसे इसकी रिवायत क्या है नकवी साहब? जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जैसे तुर्की में हो तो तुर्की की दो बड़ी पार्टियों से अगर अमरीकी सफ़ीर मिलकर ये कहेगा कि जनाब आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, या ईरान में या और ज़्यादा ममालिक में इस तरह की रिवायत मिलती है कोई? नहीं, ये मतलब ये है कि मुख्तलिफ मुल्कों के साथ रवैया मुख्तलिफ होता है और उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। अब देखिए पाकिस्तान के मामले में, पाकिस्तान की जो वहाँ पे आबादी है, जो हमारी एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी अमेरिका में बसी हुई है, वो उसका बहुत जोर है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, स्टेट डिपार्टमेंट पे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे, कि वो पाकिस्तान की हुकूमत पे ये दबाव डाले कि वो इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सारी पार्टीज को बराबर का मौका भी दिया जाए। तो ये जैसे कि कांग्रेसमैन ने खत लिखे हैं, 50 कांग्रेसमैन ने खत लिखे हैं, तो ये सब बातें भी हैं। इसकी वजह से वो आके हमसे जो भी मुतालबा करते हैं उसमें ये बात भी कर जाते हैं, लेकिन वो दबाव नहीं डाल सकते। मैं नहीं समझता कि उस पर कोई दबाव उनका चलेगा। ठीक है नकवी साहब, मैं डॉक्टर हुमा बकाई ने भी ज्वाइन किया है हमें। डॉक्टर साहब, अली सरवर नकवी साहब से मैं गुफ्तगू कर रहा था इस हवाले से कि बरतानवी और अमरीकी सफ़ीर मिले और साथ में मिलना तो काम बात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तमाम जमातों की शमूलियत पर जोर दिया। आप सुन रही थी नकवी साहब ये कह रहे थे कि क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी हैं, वो कांग्रेसमैन पे भी कह रहे हैं, तो इसको मदाखलत कहा जाएगा या आप किस तरह देखती हैं, ये मामूल की बात समझी जाए? हुमा बकाई, देखिए बात तो मामूल की है। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो हैं वो जो दीगर ममालिक हैं या जो दीगर खित्ते हैं वहाँ पे प्रो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को प्रमोट करती हैं और सपोर्ट करती हैं। तो जाहिर है कि वो कहती हैं कि जो भी जमहूरियत का अमल है उसे तक़वियत मिलना चाहिए, उसको मजबूत होना चाहिए, और उस अमल को तक़वियत मिले और मजबूत हो, इसके लिए जो लफ्ज़ आजकल बहुत पॉलिटिकली लोडेड है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए या तमाम जमातों को हिस्सादारी होनी चाहिए, जमहूर का हिस्सा होना चाहिए तमाम सियासी जमातों का। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये कमेंट जो है वो बहुत पॉलिटिकली लोडेड हो जाता है, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में हमारी सियासत ने ये रवैया अख्तियार किया है या ये रविश अख्तियार की है कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जब पिच करती है, जो एक नॉर्म है, जो एक तरीका है, वहाँ ये देखा जाता है कि किसको पुष्टपनाही हासिल है। तो मैं एक लफ्ज़ इस्तेलाह इस्तेमाल करती हूँ कि जो म्यूजिकल चेयर्स है ना, तो इस वक्त हमारे यहाँ लाडले की म्यूजिकल चेयर्स है और वो जो लाडले की म्यूजिकल चेयर्स है उसमें वो हमारा लाडला बड़ा अनोखा लाडला है,
क्योंकि वो खेलने के लिए पीएमशिप मांग रहे हैं। एंड इस वजह से जो पूरा इलेक्शन का पैराडाइम है ना, वो तब्दील हो गया है। मैं अपनी ट्वीट्स में और फेसबुक पे तो ये बात लिखती हूँ। आज पहली दफा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैं ऑन एयर बात कह रही हूँ कि देखिए जी, इस वक्त हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल सर्कस ऑन है और पाकिस्तान जो है वो बहुत माजूरत, दुख, तकलीफ के साथ, मैं ये कहती हूँ कि हम तो सर्कस्तान हो गए ना जी, क्योंकि रोज शाम को 7 से 11 बजे मुझे नहीं पता कि कौन सा नया ड्रामा मैं टीवी पे देखूंगी। अच्छा, डॉक्टर साहब आप यहाँ तक पहुंचिए। नकवी साहब, आपने सुना मैं कल सवाल की, मैं तो वैसे ये भी कह सकता था कि बांग्लादेश में इलेक्शन हुए तो वहाँ तो अमरीकी और बरतानवी सफ़ीर पता नहीं उन्होंने मुलाकातें की है न की, जब वो बाइकाट कर रहे थे वहाँ तो बहुत बड़े हंगामे हुए, बड़ी खूंरेजी हुई। नकवी साहब, एक तो डॉक्टर साहबा की बात और फिर जी। मेरा ख्याल है बांग्लादेश में उन्होंने कई बार जाकर उनके वजारत खारजा में मुतालबा किया है कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर हो, और वो अपनी पोजीशन को बताते रहें। जो मुझे जो इतला है, मैं समझता हूँ कि मैंने आपसे पहले शुरू में कहा कि इस साल 2024 में 14 मुल्कों में इलेक्शंस हो रहे हैं। हमारे खित्ते में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश का हो गया, श्रीलंका और ईरान, ये सब मुल्कों में इलेक्शंस हैं, बशमूल यूरोपियन ममालिक के, फिर अमेरिका तक। अमेरिका में नवंबर में वो इस वक्त नेशनल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है इस वक्त इलेक्शनियरिंग का, और उसमें जो है ये सफारतकार जो है उनको जाहिर है हर वक्त उनकी हुकूमत कहती है कि भाई असेसमेंट करो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा तो नहीं, ये तो लेकिन नफीसा की तो डायरेक्ट मुदाखलत हो गई ना। अगर वो ये कहते हैं कि जनाब जो तमाम जमातों की शमूलियत होनी चाहिए, वो कहते हैं हम नहीं देते क्योंकि उस पार्टी ने 9 मई क्यों किया है, उसने उनके लोग इल्ज़ाम में, यानी मैं आपको खुद उस तरह इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, मुझे पता है कि आपका एक अलग पस मंज़र है, लेकिन ये बात भी कही जाएगी फिर। हाँ, वो तो है, लेकिन जहाँ तक हुकूमत का नुक्ता नज़र है, हुकूमत ये पोजीशन ले रही है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने जा रहे हैं, और जो पार्टीज क्लियर हैं, जिनके केसेस नहीं है, जिनके कैंडिडेट्स के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, वो लोग सब एक्सेप्ट हो रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ मुकदमात कौन से ऐसे मुकदमात, मियाँ साहब को 3 बार सजाएं हुई, तीनों बार वो बहाल भी हो गए और तीनों बार अब चौथी बार कैंडिडेट हैं, यानी हमारे यहाँ वो मुकदमात की नौयत भी तो नहीं होती, सजाए मौत तक की सजा हो गई। इसलिए आपके ख्याल में क्या इस पर केयर टेकर गवर्नमेंट या कोई स्टैंड लेगी या बात करेगी कि जनाब आप कौन होते हैं, बरतानवी अमरीकी सफ़ीर के तमाम जमातें हिस्सा लें? जैसे मैंने कहा, वो कहेंगे नहीं जनाब ये तो मुल्क दुश्मन है, इन्होंने तो पता नहीं गद्दारी की है, इन्होंने तो ये किया है। डॉक्टर साहिबा, देखिए मुजाहिद, इस बहस पे तो हम जा ही नहीं सकते कि केयर टेकर गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, क्योंकि 2 सूबों में तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग पर ही बहुत बड़ा सवाल है। वो हुकूमतें के ऊपर कल बात हो सकती है, ये तो अभी तारीख का वर्डिक्ट आएगा ना कि इन 16 महीनों में या 2 सालों में जो सूरत हाल बनी है वो तकरीबन एक नई सियासी और एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस की हिस्ट्री हमने बनाई है, और जरूरी ये गुजरेगा नहीं, इन पे जरूर सवाल उठेगा और कल बात नहीं। क्या इसका जवाब ये है डॉक्टर साहब, इसका सवाल ये है कि क्योंकि माशी तौर पर हम कमज़ोर हैं, हम IMF, वर्ल्ड बैंक और इनकी इमदाद के वो हैं, इसलिए वो कहते हैं जनाब नहीं हम आपको क्यों मदद करें, क्यों हमसे आप कर रहे हैं, अगर आपने ये नहीं करा हमारा पैसा डूब जाएगा, आप डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। यानी इसके सियासी मकासद हुए ना, एक इकॉनमी से जुड़े हुए हैं ना, शायद ये सबब है क्या?
क्या एक्सटेंशन क्या इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है? नहीं तो अब चीन से क्यों नहीं कहते कि आपने वजीर दफा को क्यों निकाल दिया, वजीर खारजा को क्यों निकाल दिया? गायब हो जाते हैं बल्कि उनके यहाँ तो पूरे पूरे महीने नजर नहीं आते। ये जब मुजाहिद, जब आप तो मेरे से ज्यादा आपने हिस्ट्री देखी है, समझते भी ज्यादा हैं। जब भुट्टो साहब की हैंगिंग हुई थी ना, तो पूरी दुनिया ने ज़ियाउल हक से हाथ जोड़ के कहा था कि ये ना करें। ज़ियाउल हक रुक गया था, नहीं वो रुका था ना। आज आपने ये कहा है कि वो जुडिशल मर्डर था। आज आपके अपने मुल्क में ये बात तय है कि वो जुडिशल मर्डर था और वो गलत फैसला था। मैं उस तरफ इशारा कर रही हूँ। चले डायरेक्ट चले बात से अच्छा डायरेक्ट जो नकवी साहब ने फौरी तौर पर जब मैंने इब्तिदा गुफ्तगू करी, उन्होंने कहा कि इस मौके पर मिलना मुनासिब नहीं था। आप भी ये समझती हैं? अमरीकी बरतानवी सफीर का साहब, अमरीकी और बरतानवी सफीर के मिलने को जितनी अहमियत हम दे रहे हैं, मेरे ख्याल है ये इतनी अहमियत का हामिल नहीं। अच्छा, क्योंकि ऐसी मुलाकातें होती हैं। आजकल हर चीज जो है वो मौजूए बहस बन जाती है। आपके ख्याल में बिहाइंड द डोर्स, बैक डोर्स ये मुलाकातें पहले नहीं होती थी? पहले भी होती थी। और इसीलिए मैं इमरान खान साहब ने भी जब साइफर की बात उठाई थी, तो मैंने तो हर जगह कहा था कि ये कोई अचंभे की बात या कोई नई बात नहीं है। इस तरह की कम्युनिकेशन होती हैं और उनको पब्लिक नहीं किया जाता। चले ये नकवी साहब, अगर डॉक्टर साहब तो कहती हैं मामूल की मुलाकात है, कोई ऐसी बात अचंभे की बात नहीं है, ऐसी है। मैं एक बात मुकम्मल कर लूं। मेरे ख्याल है इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका में खुद क्या हो रहा है, कोलोराडो में क्या हो रहा है, ओके, ट्रम्प के साथ जो सूरत हाल है वो क्या है। और दूसरी अहम बात यह कि पाकिस्तान को और हमें और आपको खुद ये फैसला करना है कि कल हम कैसा पाकिस्तान चाहते हैं। हमने ये फैसला किया ना कि हमारी हिस्ट्री में 36 इयर्स जो है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है। नहीं वो तो फिर हम और डॉक्टर साहब हम बहुत पीछे चले जाएंगे, लेकिन मैं इस और अब हमें ये फैसला करना है कि हम जमहूरियत लाएंगे या हम जमहूरियत के नाम पर मजाक करेंगे। नकवी साहब या डॉक्टर साहब कहती हैं कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है, कुछ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहिए, कोई मामूल की बात समय मुलाकात जो आपने कहा था ना कि इस वक्त मुनासिब नहीं लगता, इलेक्शन से 29 दिन रह गए उनकी मुलाकातें। जी ये देखिए ना, ये मैंने खुद ये कहा था कि ये नॉर्मल प्रोसेस में सिफारतकार मिल रहे होते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, रहनुमाओं से। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस में कंसल्टेशन के करते रहते हैं कि उस मुल्क की सियासत को असेस करते होते हैं। अब मगर इस मौके पे मैं अभी भी यही कहूंगा कि मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं था, क्योंकि ये उनका जजमेंट होता है खुद का कि आया इस वक्त हम पब्लिकली किसी पॉलिटिकल लीडर को मिले या ना मिले। मेरी राय ये है कि इस वक्त मुनासिब नहीं है। दिस इज माय ओपिनियन एंड आई स्टैंड बाय इट। ठीक है, मोहतरम अली सरवर नकवी साहब, डॉक्टर मोहम्मद बकाई से गुफ्तगू हो रही थी। और ये ठीक है कि सिफारतकार सियासतदान मिलते हैं, मीडिया हाउसेस के हेड से भी मिलते हैं, सिविल सोसाइटी भी मिलते हैं, लेकिन जब वो मुलाकात के साथ ये भी खबर आए कि उन्होंने ये कहें कि जनाब तमाम जमातों को इजाज़त मिलनी चाहिए इलेक्शन में हिस्सा लेने की, ये जैसे कि खबर आई, जैसे कि उनके हवाले से कहा गया, तो फिर ये बात अहमियत इख्तियार कर जाती है कि ये उनका राइट है या मदाखलत है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद के तहरीक इंसाफ के बानी का मजमून ख़ास तौर जो छपा है जिसमें उनका वही बयानिया है, वो भी एक बहुत बड़ा तनाज़े का शिकार हो गया है। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में मुजाहिद वली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। बहरहाल कितना ही आप इख्तलाफ करें, 9 मई के वाक़े के कुछ भी करें, जो सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं कि सियासत बहरहाल घूम रही है तहरीक इंसाफ बानी के, और अब उनका एक इकोनॉमिस्ट में छपने वाला कालम जो है वो इसलिए मुतनाज़ा बन गया है कि एक तो उसका बयानिया, खैर ये तो मामूल की बात है, आर्टिकल क्या किताबें जेलों से आती हैं,
और फिर खुद बताते खुद जो डिजिटल मीडिया है उसमें जो रुकावटें हो रही हैं, जो उसे स्लो डाउन किया जा रहा है, ये बड़े गंभीर मसाइल है। मैं तो खैर इसका तालिब इल्म नहीं हूँ, ओल्ड स्कूल ऑफ थाट का हूँ, जो लिखत पढ़त करते हैं, लेकिन जो इकॉनॉमी का आर्टिकल शाये हुआ, तर्जुमान तहरीक बानी ने ये कहा कि ये उन्हीं का लिखा हुआ है और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई की टर्म आई है ऐसा कुछ नहीं है। बानी तहरीक डटे हुए हैं, गवर्नमेंट अपना मौक़िफ़ बयान कर रही है। हमने ज़ैनब दुर्रानी से हमारे साथ हैं जो डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट हैं। शुक्रिया ज़ैनब, मैं तो ओल्ड स्कूल का हूँ, वही लिखने पढ़ने से, किताबों से, कॉलम से काम चलाता हूँ। ये जो सोशल मीडिया जो है, अब एक पॉलिटिकल लड़ाइयाँ सोशल मीडिया में आ गई हैं। मसलन कोई कैंपेन चलती है नेगेटिव या पॉजिटिव, कुछ कहते हैं स्लो कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। क्या यानी ये है अभी भी कुछ लोगों के हाथों में? जिस तरह बहरहाल डिक्टेटरशिप अपनी जगह होती है ना, सेंसरशिप अपनी जगह होती है ना, कंट्रोल मीडिया होता है ना अपनी जगह। ज़ैनब साहब, और बहुत शुक्रिया यहाँ पर बुलाने के लिए और बात करने के लिए। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी अभी कुछ बिल्कुल मिनटों पहले आपको ज्वाइन करने से। न्यूज़ छपी एकदम से, जो आर्टिकल है वो भी अपडेट हुआ कि जो बयान है उसकी तरदीद कर दी गई है। अब ऑपोजिट फैक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने हैं। तो एक मीडिया में जो हमें अपडेट्स नजर आती हैं, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू, वो हमें घंटे घंटे की न्यूज़, जिस तरह में पहले जब मैं छोटी थी, आई थिंक 8 बजे की न्यूज़ हम सब इकट्ठे बैठ के देखते थे, एक मेन इवेंट होता था। लेकिन अब सोशल मीडिया पे हर मिनट बाद आपकी न्यूज़ अपडेट हो सकती है, जिस तरह कि हमने देखा कि आज के दिन में भी हुआ और सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हम सब ने देखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छाई की तरफ भी और बुराई की तरफ भी। तो हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने की ज़रूरत है वो ये है कि एक तो इंटरनेट जिस चीज़ को कंट्रोल ना किया जाना चाहिए और ना ही करने से कोई हमें ज़्यादातर हमें अपने फ्यूचर में जाके लॉन्गर टर्म में कोई फ़ायदा हासिल होगा। इंटरनेट तक रसाई अब एक बेसिक हक बन चुकी है। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा मसला जो हम अभी देख रहे हैं वो ये है कि डिसइंफॉर्मेशन जो एक इशू बन चुकी है, यानी गलत न्यूज़ के बारे में उसकी प्रोलिफरेशन होना, वो एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। अगर हमने कोविड में देखें तो हमने मेडिकल सिचुएशन के बारे में बहुत ऐसी मालूमात देखी जिससे लोगों को स्पेसिफिकली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हुए, ब्लीच पीने जैसी सॉल्यूशंस को सामने रखा गया और हमने देखा कितना बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। तो उसी तरह अगर आप अपने मुल्क के हालात में देखें, स्पेशली आप अपकमिंग इलेक्शंस के हवाले से देखें, तो इस वक्त जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसका नॉर्मल दिनों से भी शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। ठीक है, मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ, ज़रा वक्त भी कम है, क्योंकि एक बाकायदा सबसे बड़े हमारे मोतबर तरीन अखबार ने फ्रंट पेज पे छाया AI। अब मेरी तो समझ में नहीं आया, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ज़रिए कहते हैं इसको इस्तेमाल किया गया कि, यानी ये कुछ कहते हैं नहीं, उनकी पार्टी के तर्जुमान ने कहा नहीं, उन्होंने कॉलम खुद लिखा। तो ये क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं? जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, अगर उसको मैं बहुत सिंपली बताऊं तो वो ये है कि जब हम अपने काम को आसान करने के लिए कोई मशीन बनाना चाहते हैं तो हमने दूसरे ब्लेंडर बनाए, तो उसी तरह हमने कंप्यूटर्स को बनाया और उनको फिर आगे तरक्की दी AI बना के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना के। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो अब एक रूप सामने आ रहा है, क्योंकि AI कोई नई चीज़ अब नहीं रहती, जनरेटिव AI जो है वो एक नई चीज़ है जो आई है मंजर आम पर पिछले कुछ सालों के अंदर, जिसमें एक बहुत जो सबसे आई थिंक पॉपुलर वर्जन उसका जो है वो ChatGPT के नाम से हमारे सामने है। मशीन को बेसिकली सिखाया जाता है कि किस तरह से उसने एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। उससे इमेजेस भी बन के निकल सकते हैं जो कि हमने पहले नहीं देखे हुए, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो में भी देखे हमने, और लिखाई भी आई जा सकती है। तो अभी जो क्लेम हम देख रहे हैं, अगेन वो AI से लिखा गया या नहीं लिखा गया, पॉसिबिलिटी इसकी ऑफ कोर्स बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी चीजें अभी AI के थ्रू, नहीं ज़ैनब, जैसे मैं बाद मुल्कों में गया हूँ, मैंने जैसे सॉरी टू से चले नाम ले देता हूँ, चाइना या बहुत सारी ईरान मुल्कों में जाता हूँ, तो वहाँ हमारे बाला इंटरनेट ही नहीं मिलता, बात ही नहीं हो पाती, स्लो हो जाता है, कहते हुए नहीं कोई जवाब नहीं मिलता। क्या अब ये बहरहाल ये एक इंटरनेशनल पूरी चीज़ है ना, इस पर किस तरह आप, मैं देख रहा हूँ मैनिपुलेट किया जा रहा है इसको, अब क्योंकि कहते हैं कि ये स्लो किया जा रहा है, पाबंदी की जा रही है, तो ये क्या, इसके माने काउंटर जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो इसके लिए कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं जो आप नहीं कर सकते?
पॉइंट आउट कर सकते हैं कि फला साहब ऐसा नहीं कर सकते, फला गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, फला इदारा नहीं कर सकता? आपका मतलब ये कि एआई के खिलाफ कि वो नहीं किया जा सकता? एनी अदर जो इंटरनेट सर्विस ही जैसे आजकल कहते हैं जी बंद हो जाती है आपकी या स्लो कर दी जाती है। जी 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 इंटरनेट तक रसाई जो है वो एक बहुत बेसिक हक है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, जो यूएन चार्टर है ह्यूमन राइट्स का, जब बना तब शायद इंटरनेट की इतनी प्रोलिफरेशन नहीं थी, एग्जिस्टेंस नहीं थी, लेकिन अब वो यूएन के तौर के हवाले से भी और जनरली भी दुनिया में इंटरनेट तक रसाई एक बहुत बेसिक हक माना जाता है। उस हक को रोका जाए तो ऑब्वियसली एक बेसिक ह्यूमन राइट की तल्फी की जा रही है। यहाँ पर हम बहुत मुल्कों में भी देखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी हमने देखा है इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी जो छपती हैं कि इंटरनेट कितना फ्री है मुल्क में, उसमें पाकिस्तान की स्कोर हमेशा हर साल अनफॉर्चुनेटली नॉट फ्री का आता है। पाकिस्तान का इंटरनेट, पाकिस्तान के इंटरनेट के यूजर्स नॉट फ्री में शामिल होते हैं। यानी हमारी जो रसाई है वो ना ही तो बहुत यूनिफॉर्म है, यानी मुल्क में हर किसी को मिल नहीं रही, और जिनको मिल रही है उनको आप किसी भी वजह के बगैर, कोई एक्चुअल लीगल रीजनिंग बताए बगैर अगर उसको बंद कर देंगे तो हम तो रोक नहीं सकते हैं उसको, लेकिन आवाज उठा सकते हैं, उस पर बात हम करते हैं काफी ज्यादा। कीप इट ऑन के नाम से एक कैंपेन है, उसमें आप शिरकत कर सकते हैं, लेकिन बार बार रिकॉर्ड किया जाता है जब इंटरनेट की तक रसाई रोकी जाती है। और पाकिस्तान के बारे में अगर आप स्टैट्स देखें तो बार बार नजर आता है काफी सालों में, जब से ज्यादा इंटरनेट हमारे पास आया है तब से काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में, काफी इंपॉर्टेंट टाइम्स पर इंटरनेट को रोक दिया जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे ये AI के ज़रिए, जैसे ये वाली जो अभी नई टर्म, मेरे लिए तो नई टर्म है कि ये जो आज मैंने कहा ना जैसे कि शाये भी हुआ है, तो ये कौन कैसे उठाया गया, कौन लेके गया, क्या तरीके से जो ये ब्रिटेन इकोनॉमिस्ट को जो चैलेंज किया गया, जो अखबार जहाँ बानी तहरीक का आर्टिकल छपा? जी, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तो चूंकि अभी क्लेम आ चुका है ऑफिशियली पार्टी की तरफ से कि उनके लीडर ने ही लिखा है ये, तो आई वोंट कमेंट ऑन दैट। बट ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके क्या इस तरह की लिखाई की जा सकती है, बहुत आसान है। मैं एक दो तीन चीजें लेकर अगर चैट जीपीटी जैसी एप्लीकेशन को प्रॉम्प्ट दे दूं कि मुर्तज़ा साहब जिस तरह बात करते हैं उस तरह के लहजे में कोई लिखाई की जाए, लेकिन गालिब की शायरी जैसी हो, तो एक चीज निकल आएगी, उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स निकल आएगा, क्योंकि आपने मशीन को ट्रेन किया कि इन चीजों को सीखे। तो उसी तरह ये आर्टिकल या कोई और भी आर्टिकल इसी तरह से इस तरह की मशीन में डाल के जनरेट बिल्कुल किया जा सकता है। तो अच्छा, लेकिन ये अभी इसमें दो मुतज़ाद बातें आ रही हैं। एक कहा ये जनरेट किया गया है, दूसरे वो कहते हैं नहीं ये कॉलम लिखा गया है, ख़ुद लिखा गया है। ये भी एक अपनी जगह कंट्रोवर्सी बनी हुई है। लेकिन आपके ख्याल में जो इलेक्शन भी आ रहे हैं, मैं डायरेक्ट आपको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व तो नहीं करूँगा, सोशल मीडिया को बिल्कुल इस वक्त समझा जा रहा है कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट, पहले हम समझते थे नहीं जी वो एडवर्टाइजमेंट होती थी, बैनर होते थे, जलसे होते थे, रैलियाँ होती थी, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होता था। ये थोड़ा बैकग्राउंड में जा रहा है, इसको बहुत ज़्यादा इस बार जोर दे रही है पॉलिटिकल पार्टी, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो क्या ये मुतबादिल जगह बन सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है इलेक्शन पे? मुजाहिद साहब, मैं कहूँगी कि ये ऑलरेडी मुतबादिल जगह काफ़ी हद तक बन चुकी है। अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से पूछें, स्पेशली जितनी हम इंटरनेट पेनिट्रेशन पाकिस्तान में देख रहे हैं, बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर अब इंटरनेट से कनेक्टेड है, और बहुत ज़्यादा उनमें से जो मेजॉरिटी है वो सोशल मीडिया पे भी मौजूद है। तो सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग हमने चाहे 2013 के इलेक्शन में इंटरनेट बिल्कुल मौजूद था, लेकिन इतनी एक्टिव नहीं देखी। 2018 के इलेक्शन में बहुत ज़्यादा देखी इंटरनेट का इस्तेमाल, इंटरनेट विंग्स, सेल्स बने हुए थे ऑनलाइन कैंपेनिंग करने के लिए, हमने वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखा। और अब तो हम उसको ये भी नहीं है कि अब शुरू होगी वो कैंपेनिंग, तो वो जब मर्जी से चाहें, क्योंकि इंटरनेट तक रसाई तो मुफ्त है, उसमें कैंपेनिंग करना भी अगर आपने प्लेटफॉर्म से करें मुफ्त है। तो वो एक फ्री फ्लोइंग जगह है जहां पर आप आराम से अपनी बात कर सकते हैं, अपने सपोर्टर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, तो करते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसा जगह बन चुकी है ये। शुक्रिया ज़ैनब दुरानी साहिबा, डिजिटल राइट एक्सपर्ट। जो मैंने कहा एक नई बहस और एक नया फैक्ट हमारे इलेक्शन कैंपेन में, बल्कि सियासत में आ गया है। लेकिन ज़रा चलते चलते आखिर में ज़रा जाएंगे और ये मालूम करेंगे कि जनाब PTI के लोगों को बहरहाल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो गई है, अगर वो कितना ही दावा करें। बेशतर लीडर्स जो हैं तहरीक इंसाफ के मरकज़ी कायदीन के हैं, उनको मैं देख रहा था कि कल अगर अली अमीन गंडापुर को भी, मियाँ अहमद अजहर को भी, और आज मैं पर देख रहा था कि शाहनाना गुलजार जो मरकज़ी उनकी रहनुमा हैं, शहरयार आफरीदी हैं, उनको भी, हाँ बहुत सारे चौधरी परवेज़ इलाही या मुराद सईद वगैरह
कुछ के तो नहीं हुए, लेकिन बहरहाल लेवल प्लेइंग फील्ड इस हद तक मैं कह सकता हूँ कि जब चीफ जस्टिस ने भी कहा कि 100% तो हम जमानत नहीं दे सकते, लेकिन 76% या 80% ज़रूर वो कागजात नामजदगी जो दाखिल किए गए थे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानिब से, वो मंजूर किए जा चुके हैं। अभी एक दिन रहता है, केसेस कुछ के ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। कल हम ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए। इसके साथ ही GTV से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।